दोस्तों, आज की कहानी है सुहाग रात से पहले पति की सच्चाई। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। किट्टी पार्टी में आए महिलाओं को उपहार देते हुए अक्सर रागिनी कहती, क्या करूं, इतना सब कुछ है पर भोगने वाला कोई नहीं। बस एक भतीजा है, वह भी विवाह नहीं करता। कोई लड़की उसे पसंद नहीं आती। परिवार बढ़े तो कैसे बढ़े। जब से रागिनी ने अपने कुंवारे भतीजे के बारे में महिलाओं को बताया है, तब से प्रेमा भगत अपनी बेटी आंचल का उसके साथ विवाह करने का सपना देखने लगी, पर मन की बात नहीं कह पाती क्योंकि करोड़ों में खेलने वाली रागिनी अंसल के सामने प्रेमा भगत अपने आप को बौना समझती थी। आंचल अपनी दुनिया में व्यस्त थी। वो अपनी माँ के एकदम विपरीत थी। इंजीनियरिंग करके वह बंगलौर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थी। उसे विदेश व विदेशी वस्तुएं तनिक भी नहीं लुभाती थी। सादा जीवन उच्च विचार की सोच वाली आंचल के साथ की लड़कियों ने जहां बाल कटवाए हुए थे, वहीं वह अपने लंबे काले घने केसों को एक चोटी में बांधे रखी थी। प्रेमा भगत बेटी के इस तरह से रहने पर अक्सर खींच उठती। पता नहीं यह लड़की किस पर गई है, तनिक भी कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। इसके साथ की सब लड़कियां इंजीनियर बनकर अपने सहयोगी के साथ प्रेम विवाह कर विदेश चली गई, पर यह अभी तक यहीं बैठी हुई है। आंचल माँ की बातें सुनकर हंस देती। उस पर माँ की बड़बड़ का तनिक भी असर नहीं होता। इस बार की किट्टी पार्टी से लौटकर प्रेमा भगत ने ठान ली थी कि वह आज आंचल से बात करके ही रहेगी। जैसे ही बेटी घर आई, उसने रागिनी अंसल से मिली। लिपस्टिक को दिखाते हुए पूछा, आंचल इसका सेट कैसा है? रागिनी अंसल ने दी है। आंचल ने लिपस्टिक बिना हाथ में लिए दूर से देखकर कहा, अच्छा सेट है माँ, आप पर खूब जमेगा। मैं अपनी नहीं तेरी बात कर रही हूँ। मैं तो लिपस्टिक नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती? कब तक ऐसा चलेगा? दूसरी लड़कियों की तरह तू क्यों नहीं ओढ़ती पहनती और अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाती? मार्केट वैल्यू? माँ, मैं क्या कोई बेचने की वस्तु हूँ? नाराज हो गई आंचल। माँ बेटी की बातचीत को ध्यान से सुन रहे पिता स्थिति बिगड़ती देख पत्नी को झिड़कने वाले अंदाज में बोले, पढ़ी लिखी बेटी से कैसे बात करनी है, इसकी तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। और फिर बेटी को दुलार कर दूसरे कमरे में ले गए। पिता ने रात के एकांत में प्रेमा से पूछा, क्यों आंचल के लिए कोई लड़का ढूंढ रखा है क्या? ढूंढना क्या है, समझ लीजिए कि अपनी पकड़ के अंदर है। केवल आंचल को उसके अनुसार ढालना बाकी है। फिर अपने पति को रागिनी अंसल के अमेरिका प्रवासी भतीजे तथा उनके विशालकाय बंगले के बारे में बताकर बोली, रागिनी के ना कोई आगे है ना कोई पीछे, सब कुछ अपनी आंचल का होगा। ऐश करेगी वह अमेरिका में जाकर। भारतीय संस्कृति के परिवेश में डूबे बाप बेटी को विदेश में बसने के नाम से बड़ी कोफत होती थी। वैसे भी वह अपनी इकलौती बेटी को इतनी दूर भेजने के पक्ष में नहीं थे। बोले, कोई यही का लड़का ढूंढना चाहिए ताकि आंचल हमारी आंखों के ओझल ना हो। 2 माह बाद रागिनी अंसल के यहाँ तीसरा चेहरा देखकर कॉलोनी के लोग चौंक उठे। एक नौजवान चोटियां बांधे अंसल दंपत्ति के साथ कार में अक्सर दिखाई देता। पता लगा कि वही उनका भतीजा देव अंसल है। प्रेमा भगत उसे देखकर कुछ निराश हुई। बेटी आंचल को दिखाया तो वह बोली, इस अजीबो गरीब चोटियां धारी जानवर को मुझसे दूर ही रखो माँ, अन्यथा मैं इसे स्वयं खदेड़ दूंगी। माँ ने समझाया, बेटी आदमी का रूप नहीं धन देखा जाता है। माँ बेटी को समझाने में लगी ही थी
कि रागिनी अंसल का निमंत्रण आ गया। अपने भतीजे से परिचय कराने के लिए सभी सपरिवार अगले दिन शाम पार्टी में आमंत्रित थे। आंचल जाने को तैयार नहीं थी, पर माँ के रोने धोने के कारण तैयार हुई। पार्टी क्या थी, एक अच्छा खासा बड़ा आयोजन था जिसमें शहर के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, सरकारी अफसर सपरिवार आए थे। उनके साथ उनके परिवार की बेटियां भी आई थी, जो एक से बढ़कर एक डिजाइन की पोशाक पहने अपने शरीर की नुमाइश लगाने में लगी हुई थी। आंचल सबसे अलग कुर्सी पर बैठी हाथ में ठंडा पेय लेकर उन्हें देखने में लगी हुई थी। अचानक देव अंसल ने आंचल के पास आकर हाथ बढ़ाते हुए विनम्रता के साथ डांस के लिए आग्रह किया, तो आंचल ने बेहद शालीनता से मना कर दिया। तभी प्रेमा भगत दंदनाती हुई आई और बोली, यह आंचल है मेरी बेटी, पसंद आई तुम्हें? उसके इस बेतुके सवाल पर देव चौंक पड़ा और आंचल नाराज होकर पिता के साथ घर चली आई। अगले दिन अंसल दंपति के घर लड़कियों के माता पिता की ओर से देव के लिए विवाह प्रस्तावों की झड़ी लग गई। रागिनी अंसल के जोर देकर पूछने पर देव बोला, मुझे आंचल पसंद है। चौंक गई रागिनी, क्योंकि भगत दंपति की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया था। एक सप्ताह के बाद रागिनी अंसल को भतीजे के लिए झुकना पड़ा। उन्होंने प्रेमा भगत को फोन लगाया और बोली, आपने मेरी भतीजे को देखकर अभी तक अपनी कोई राय नहीं दी। क्यों नहीं रागिनी जी, मैंने आपके भतीजे को देखा और पसंद भी किया, पर आपको क्या बताऊं। कहते कहते प्रेमा रुक गई। नहीं, आपको बात तो बतानी ही पड़ेगी। श्रीमती अंसल की रोबीली आवाज सुनकर प्रेमा भगत का मुख अपने आप खुल गया और वह बोल पड़ी, आंचल को देव की चुर्कियां पसंद नहीं है। आंचल की नापसंदी सुनकर रागिनी को धक्का सा लगा और उन्होंने आहत होकर फोन रख दिया। यह पता चलते ही देव अंसल ने तुरंत बाल कटवा लिए और पहुंच गया आंचल के ऑफिस। देव को इस नए रूप में सामने खड़ा देखकर आंचल चौंक उठी। देव बड़ी विनम्रता के साथ आंचल से बोला, क्या आज शाम ऑफिस के बाद आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? उसके निमंत्रण में एक अनोखी आतुरता का भाव देखकर आंचल मना नहीं कर सकी। इस पहले मुलाकात के बाद तो दोनों की शामें एक साथ गुजरने लगी। उनके घर वालों को जब उनके आपस में मिलने की जानकारी हुई तो भगत परिवार बेहद खुश हुआ, पर रागिनी अंसल के पैरों तले धरती खिसक गई। इस बीच देव ने आंचल के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक भव्य समारोह में देव व आंचल का विवाह हो गया। आंचल के बॉस केशव ने उसका त्यागपत्र अस्वीकार करते हुए उसे समझाया, आंचल, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ, बहुत अनुभवी हूँ, अनजान देश में अनजान पुरुष के साथ जा रही हूँ। बेशक देव तुम्हारा पति है, पर तुम उसके बारे में अधिक तो नहीं जानती, इसलिए नौकरी मत छोड़ो। वहाँ न्यूयॉर्क में भी हमारी कंपनी की एक शाखा है, मैं तुम्हारी पोस्टिंग वहीं कर दे रहा हूँ, अवश्य ज्वाइनिंग कर लेना। देव को बिना बताए आंचल ने वहाँ का नियुक्ति पत्र संभाल कर रख लिया था और देव के साथ न्यूयॉर्क चली आई। पहली बार आंचल को ध्यान आया कि देव ने अपने बिजनेस के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। पूछने पर बोला, न्यूयॉर्क शहर की सीमा से लगा मेरा कारखाना है, कारों के कलपुर्जे बनते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचकर अगले ही दिन सुबह देव कारखाने चला गया तो उस विशालकाय बंगले में
आंचल अकेले ही रह गई। देव जब तीसरे दिन भी नहीं लौटा तो चौथे दिन बोर होकर आंचल ने नौकरी ज्वाइनिंग करने का मन बनाया। कंपनी की न्यूयॉर्क शाखा के बॉस रेमंड ने उसका बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया, पूरे स्टाफ से परिचय करवाया। पति के रूप में देव अंसल का नाम सुनते ही वहां आंचल चुप्पी छा गई। आंचल ने चौंक कर रेमंड की ओर देखा तो उन्होंने इशारे से आंचल को अपने केबिन में बुलाया और पूछा, क्या वास्तव में तुम्हारे पति देव अंसल ही हैं? रेमंड के प्रश्न और स्टाफ के लोगों की चुप्पी को देखकर उसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो रहा था। कुछ रुककर रेमंड ने फिर पूछा, मैडम, देव अंसल से आपका विधिवत विवाह हुआ है या आप दोनों की लिव इन व्यवस्था है? यह लिव इन व्यवस्था क्या होती है? मैं समझी नहीं। सर, स्पष्ट बताइए, आंचल कांपते हुए बोली। जब बिना विवाह के लड़का और लड़की पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं तो उसे लिव इन व्यवस्था कहते हैं। रेमंड बोले, विश्वास नहीं होता कि देव अंसल जैसे व्यक्ति ने विवाह कैसे कर लिया। वह तो लिव इन व्यवस्था का पक्षधर है। तकरीबन 2 साल पहले करुणा नाम की एक लड़की देव के साथ लिव इन थी। गर्भवती हो गई तो देव पर विवाह के लिए जोर डालने लगी। तब देव ने उसे अपने घर से निकाल बाहर किया। सुनते हैं उसने आत्महत्या कर ली। आंचल ने उसका वाक्य पूरा किया। चौंक कर रेमंड ने आंचल की ओर देखा और बोले, नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई थी। पुलिस को देव पर शक था। वह इस मामले में जेल भी गया था, पर सबूत के अभाव में छूट गया। आंचल याद करने लगी अरुण को, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी, और अचानक पता चला कि उसको किसी NRI से प्रेम हो गया था और वह हमेशा के लिए अमेरिका चली गई थी। रेमंड ने बताया कि देव ने अपने कारखाने में ही एक छोटा सा बंगला बनवा रखा है। वहां आजकल मिली नाम की एक अमेरिकन लड़की लिव इन व्यवस्था में देव के साथ रह रही है। फिर कुछ रुककर बोले, यहाँ आने वाले कुछ भारतीय पुरुष दोहरा मानदंड अपनाते हैं। अकेले में यहाँ कुछ और भारत में माता पिता तथा रिश्तेदारों के सामने कुछ अलग मुखौटा ओढ़े रहते हैं। आंचल सोच रही थी कि देव का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा, ताकि वह आगे किसी लड़की की भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। अपने दफ्तर के एक अमेरिकन सहयोगी के साथ वह अंसल के कारखाने की ओर चल पड़ी। वह कारखाने के सामने वाले दरवाजे से न जाकर बंगले की दूसरी तरफ वाले दरवाजे से अंदर घुसी। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर अंदर से एक बेहद खूबसूरत युवती बाहर निकली। बड़े ही सहज भाव से आंचल ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया और बोली, मैं आंचल हूँ, देव से मिलने के लिए भारत से यहाँ आई हूँ। उस लड़की ने अंग्रेजी में कहा, देव बाहर गया है, 1 घंटे के बाद लौटेगा, आप यहाँ बैठकर इंतजार कर सकते हैं। आंचल यही तो चाहती थी। उसे अंदर ले जाते हुए मिली ने अपना परिचय दिया, मैं देव की पत्नी मिली हूँ। तपाक से आंचल बोली, मैं भी देव की कानूनन ब्याहता पत्नी हूँ। उसने 15 दिन पहले भारत में मुझसे विवाह किया था। 1 घंटे बाद जब देव लौटा तो मिली और आंचल को एक साथ एक सोफे पर बैठा देखकर बौखला गया। वह घबराकर उल्टे पांव वापस लौटने ही वाला था कि दोनों ने उसे लपक कर पकड़ लिया और अंदर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया।
इसके बाद आंचल और मिली ने फोन कर पुलिस को बुलाया और देव को धोखा देकर विवाह करने के अपराध में पुलिस के हवाले कर दिया। यही नहीं, दोनों ने मिलकर अरुण की मौत के बारे में बताकर उसे फांसी भी दिलवा दी। बेटी आंचल को सही सलामत वापस पाकर प्रेमा भगत एक अलग ही सुकून महसूस कर रही थी।